सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चंस के आंसर में 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। चैप्टर नंबर 1 में से पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, गिव एग्जाम्पल्स, उसके हमें एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है। एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी चीज़ जिसके पास वजन हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पेन, पेंसिल, बुक, एक्स्ट्रा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और हमें वाटर की बॉइलिंग पॉइंट बतानी है। ठीक है, कम से कम टेम्परेचर जिसमें जो लिक्विड होता है वो उबलता है और गैस बनने लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे ही हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है 373.15 केल्विन। थर्ड क्वेश्चन है कि एक डाइवर जो है वो स्विमिंग पूल में वाटर को कट कर पा रहा है, तो फिर मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी ये ऑब्जर्वेशन हमें दिखाती है। ये हमें दिखाता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, जो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसी वजह से उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ एक दूसरे को ज़्यादा तेज़ी से खींच नहीं पा रही है तभी तो उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होगा। तो इसी तरीके से ऐसा वाटर में भी होता है, लिक्विड में भी होता है। इस वजह से जो डाइवर है वो क्या कर पा रहा है, कट कर पा रहा है वाटर को स्विमिंग पूल में। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें अरेंज करना है ये सभी डेंसिटी को, इन सभी के डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो एयर की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है ये सभी में, इसके लिए वो सबसे पहले आएगा। फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज़ की भी सबसे कम में सिर्फ एयर से ज़्यादा होती है, इसके लिए वो एयर के बाद आएगा। फिर आता है हमारे सामने कॉटन, फिर वाटर, फिर हनी, फिर चॉक और फिर आयरन। फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला है जो कि है सेल्सियस प्लस 273.15। तो सेल्सियस में हमें अगर हम 273.15 को प्लस कर दें तो हमें केल्विन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्सियस में पहले नंबर का क्वेश्चन में सेल्सियस था 250 डिग्री, तो अगर मैं उसके अंदर 273.15 प्लस करूँगा तो मेरे पास आएगा 523.15, तो ये हुई केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे 100 डिग्री को भी मैं कन्वर्ट करने के लिए उसके अंदर 273.15 ऐड कर दूंगा जो कि हो जाएगा 373.15 केल्विन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, डेजर्ट्स आर कूलर ऑन हॉट एंड ड्राई डेज वाई। अब कोई ऐसा दिन हो जिसमें गर्मी ज़्यादा होती है और ड्राई ज़्यादा होता है, तो फिर जो डेजर्ट होते हैं ना उस समय पर बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, ऐसा क्यों होता है। इवापोरेशन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब समझो, जब क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर होगा वो ड्राई होगा तो फिर ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी, है ना। हवा में नमी कम होगी तभी तो हवा में सूखापन होगा, हवा ड्राई होगा। तो यानी कि जब हवा में नमी कम होती है तो इवापोरेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जिस दिन ड्राई होता है उस दिन इवापोरेशन ज़्यादा होता है ड्यू टू द हाइयर रेट ऑफ इवापोरेशन। अब जब ज़्यादा इवापोरेशन होता है, ठीक है, तो फिर ये हमें क्या देता है, हमें अच्छी कूलिंग इफेक्ट देता है, हमें अच्छी ठंडक देता है। इस तरीके से, इस वजह से जो डेजर्ट होता है वो क्या होता है, कूल होता है, कूलर होता है। कब, हॉट एंड ड्राई डेज में। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है 7 नंबर का कि इवापोरेशन और बॉइलिंग ये दोनों के बीच में हमें डिफरेंसेस लिखने हैं। ठीक है, तो देखो इवापोरेशन जो होता है वो ओपन सरफेस फिनोमिनन है। ठीक है, जो इवापोरेशन होता है वो समुद्र के पानी में भी होता है, आप पानी ऐसे रख दोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन जो बॉइलिंग है वो कैसा है, बल्क फिनोमिनन है, वो एक साथ ज़्यादा बॉइलिंग हो जाता है, ज़्यादा भाप बन के इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग और इवापोरेशन में यही अंतर है कि जो इवापोरेशन है वो ओपन सरफेस फिनोमिनन है और बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिनन है। नेक्स्ट आता है, इवापोरेशन जो है स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होता है इवापोरेशन। ठीक है, 2 3 4 5 दिन लग जाएंगे थोड़ा बहुत इवापोरेशन होने में, अगर आप उसको पानी में रखोगे मटके को। ठीक है, मटके में पानी रखोगे तो। अब अगर आप बॉइलिंग करोगे उसका तो फिर बहुत जल्दी हो जाएगा, वो फास्ट प्रोसेस है। इवापोरेशन जो होता है वो
इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, वो सभी टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। टेम्परेचर कम से कम हो या ज़्यादा हो, हर टेम्परेचर पे होता है। लेकिन जो बॉइलिंग होता है वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे ही होता है। जैसे कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। तो जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुँचेगा ना, तब तक कोई बॉइलिंग होगा ही नहीं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, गिव साइंटिफिक रीजन, हमें साइंटिफिक रीजन देना है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज हायर देन इन सॉलिड्स, जो लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन जो होता है वो ज़्यादा होता है सॉलिड करते, ऐसा क्यों होता है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन द लिक्विड स्टेट मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन वन अनदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के लिक्विड में, वो फ्रीली मूव कर पाते हैं और उनके पास बड़ी स्पेस होती है, ठीक है। उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। सॉलिड के कंपेयर में उनके पास ज़्यादा स्पेस होती है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। इट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर नॉट रिजिड, इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो कठोर नहीं है, क्योंकि उनके बीच में स्पेस है, एज कम्पेयर टू दैट इन सॉलिड, क्योंकि सॉलिड तो कठोर होता है, तो सॉलिड के कंपेयर में ये कम रिजिड है। हैंस द रेट डिफ्यूजन इन लिक्विड इज हायर देन द सॉलिड, इसी वजह से जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो लिक्विड में क्या होता है, ज़्यादा होता है सॉलिड करते, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में से पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है, HCl को, यानी कि HCl मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन को। तो HCl है, इनके हमें मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन की, यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का एक एटम है और क्लोरीन का एक एटम है, यानी कि मैं अगर हाइड्रोजन के एक एटम को और क्लोरीन के एक एटम के जो मास है उनको ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरे मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूल बनते ही है दो एटम से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का एटम का जो मास है वो कितना है, 1 है, और क्लोरीन के एटम का मास कितना है, 35.5, जो कि हमें दिया गया है, ठीक है। यानी कि मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आएगा HCl का 36.5 जब मैं दोनों को ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे U लिख देना, क्योंकि जो यहाँ पे इनकी यूनिट है, मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, वो है U। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ Na2CO3। Na2CO3 के हमें मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Na2CO3 में क्या है, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये तीनों के मिलाकर बना है Na2CO3, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं Na यानी कि सोडियम के मास को और कार्बन के मास को और ऑक्सीजन के मास को ऐड कर दूँ तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सोडियम का जो मास है उसके बाजू में 2 लिखा है, यानी कि वो 2 है, तो यानी मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जो कार्बन का मास है उसके बाजू में 1 भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि वो एक अकेला ही है। और जो ऑक्सीजन का मास है उसके बाजू में 3 लिखा है, यानी कि मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीनों ही के मास हमें क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि Na जो है वो 23 है, C जो है वो 12 है और O जो है वो 16 है। यानी कि मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो सोडियम का जो मास है जो कि 23 है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 46। कार्बन का 12 है जो कि 12 ही रहेगा, ऑक्सीजन का 16 है, अगर मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 48, और ये सभी को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 106, यानी कि मॉलिक्यूलर मास होगा इसका 106U। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं केमिकल फॉर्मूला लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो इनका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला होगा CaOH2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं OH जो है वो किस में लिखा गया है, ब्रैकेट में लिखा गया है, क्योंकि वो क्या है, पॉली एटॉमिक है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 लिखा है, ठीक है। ये दोनों के हमने केमिकल फार्मूला लिख दिए हैं। कैसे लिखे हैं, अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो किससे बना है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे Ca और OH से बना है ये। अब जो Ca है उसका हम क्या लिखेंगे नीचे, उसका हम नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, ठीक है। तो हमने उसकी एटॉमिक मास लिख दी है।
अब वो दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर हमें मिल जाएगा उसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, वैलेंसी क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस हमें लिखनी है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। अब कोई भी एलिमेंट की कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है, जोड़ने की जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम वैलेंसी के नाम से जानते हैं। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विथ द एटम। वैलेंसी का यूज हम कर सकते हैं ये पता लगाने में कि कैसे जो एटम है एलिमेंट का वो कंबाइन होगा कोई दूसरे एटम से, कोई भी दूसरे एलिमेंट के एटम से, और वो केमिकल कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, ये पता लगाने में वैलेंसी मदद करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें डिफाइन करना है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट को। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, अब एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास मतलब कि उसके एटम का मास, जैसे कि जो कार्बन का 12 होता है। ठीक है, जैसे कार्बन 12 एटम में होता है। चैप्टर नंबर 4 में से पहला क्वेश्चन है, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस लिखनी है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम, थॉमसन के एटम के मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। अब आपको याद ही होगा कि थॉमसन ने हमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में गड़े हुए हैं, एम्बेडेड हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी उन्होंने बताया था तरबूज का, कि तरबूज में जो लाल वाला हिस्सा है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके बीज हैं, ब्लैक ब्लैक बीज होता है ना, वो जो कि उसके अंदर गड़े हुए हैं। एक और एग्जाम्पल बताया था उन्होंने पुदीन का। ठीक है, बट द एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट सो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट ओनली इन द सेंटर ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द सेंटर। ठीक है, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने ये देखा कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ सेंटर में, कोई भी एटम के सेंटर में, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं। तो ये थी लिमिटेशंस किसकी? थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की। सेकेंड क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमें बताना है कि कैसे हम फाइंड करेंगे वैलेंसी क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, सबसे पहले आता है नंबर 1 क्लोरीन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। अब सबसे पहले हम कैसे पता लगाएंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि क्लोरीन का अगर हमें वैलेंसी फाइंड करना है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर उसका कितना है? 17। अब हम देखेंगे कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले सेल में 2 आएगी, दूसरे सेल में 8 आएगी और तीसरे सेल में 7 आएगी। और हमने पढ़ा था कि आखिरी से आखिरी सेल में 8 होने चाहिए अगर उसको ऑक्टेट चाहिए होगा तो। ठीक है, तो फिर यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आखिरी सेल की जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 7 है। सिंस जो एटम है उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, वो 7 सामने वाले को दे, इससे अच्छा वो एक ले ले, तो फिर वो ऑक्टेट भी पा जाएगा और ये इजी भी रहेगा। तो फिर इसी वजह से जो वैलेंसी है क्लोरीन की वो कितनी है? 1 है। सल्फ़र में भी इसी तरीके से होगा कि जो सल्फ़र है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 16 है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 286। उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है। तो फिर अब जैसे कि उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये उसके लिए आसान रहेगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, 6 इलेक्ट्रॉन देने से तो अच्छा ही है ये, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ऑक्टेट अचीव कर पाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी।
मैग्नीशियम में देखने जाए तो मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर होती है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नीशियम की 2, 8 और 2, लास्ट में 2 है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। अब जैसे कि उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो फिर ये उसके लिए आसान रहेगा कि वो क्या करे, ये 2 को लूज़ कर दे, क्योंकि वो 8 इलेक्ट्रॉन गेन करे, इससे अच्छा वो 2 लूज़ कर दे और ऑक्टेट पा ले। ठीक है, तो फिर इसकी जो वैलेंसी होगी मैग्नीशियम की वो होगी 2। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मास नंबर। मास नंबर क्या है, हमें उसे एक्सप्लेन करना है। देखो, मास नंबर कोई भी एटम का वो सम है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कि प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, कोई भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हों, उनके टोटल नंबर को ही हम कहते हैं मास नंबर। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल, और उसे सिंबल ए से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल, जो ऑक्सीजन का मास नंबर है वो 16 है। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे हमें डिफरेंसेस लिखने हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में। तो देखो, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो न्यूक्लियस के आजू बाजू रिवॉल्व करता है अलग अलग ऑर्बिट में। ठीक है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, अलग अलग सेल में, अलग अलग ऑर्बिट में। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में कोई भी एटम के। इलेक्ट्रॉन, दीज पार्टिकल्स पॉजेसेस नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हमें यहाँ पे शो करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम की, नियोन की, सल्फर की और उनकी वैलेंसी लिखनी है। देखो, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 2, और उसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, 2 है। ठीक है, नियोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 और 8 है, यानी कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0। और जो सल्फ़र की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2, 8 और 6 है, और उसकी वैलेंसी 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 2 है, और उसका जो वैलेंस है वो बाय मिस्टेक 2 लिखा है, लेकिन उसका वैलेंस कितना होगा, 6 होगा। तो सिर्फ आप ये चेंज कर लेना कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 होगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में से पहला क्वेश्चन है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक को बताने हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल आर वेरी एक्टिव सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव सेल होते हैं। देयर इज डेंस सिप्टोप्लाज्म। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है सिप्टोप्लाज्म, घना होता है सिप्टोप्लाज्म। देयर इज नो वैक्यूल्स। यहाँ पे वैक्यूल्स नहीं होता है। इट इज लोकेटेड इन द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के स्पेसिफिक रीजन में ही पाए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, उसके हमें स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है और उसके फंक्शन बताने हैं। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स लोकेटेड ऑन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में जो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो होते हैं स्टोमेटा। स्ट्रक्चर, स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ पोर्स सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल। स्टोमेटा जो होता है वो पोर्स होता है जो कि 2 गार्ड सेल से सराउंडेड होता है, और उसका शेप किडनी के जैसा होता है। फंक्शन, ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस टू स्टोमेटा। स्टोमेटा की वजह से ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है, और स्टोमेटा गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करता है। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा को उनके सेल वॉल के बेसिस पे। तो पैरेनकाइमा, उनकी जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है और अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है उनकी। कोलेनकाइमा, ये प्राइमरी सेल वॉल होती है जो कि मोटी होती है कॉर्नर्स से। स्क्लेरेनकाइमा, दे आर लॉन्ग एंड नैरो, ये लंबी होती हैं और नैरो होती हैं। एज द सेल वॉल्स आर थिकन्ड ड्यू टू लिग्निन, इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है लिग्निन की वजह से। ऑल्सो वॉल्स आर सो थिक, इनकी जो वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, और इनके इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि इनके सेल के बीच में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब एक कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे काम करता है। द सेल ऑफ कॉर्क आर डेड। कॉर्क की जो सेल होती है वो क्या होती है, मरी हुई होती है।
देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस, उनके सेल के बीच में स्पेस ज़्यादा नहीं होती है, बल्कि होती ही नहीं है। देयर वॉल्स आर इम्परवियस ड्यू टू अ केमिकल कॉल्ड सबरिन, उनकी जो वॉल होती हैं वो इम्परवियस हो जाती हैं एक केमिकल की वजह से जिसको सबरिन नाम के जाना जाता है। कोर की जो प्रोटेक्टिव लेयर, कोर एक प्रोटेक्टिव लेयर है दैट डज नॉट अलो, जो कि गैसेस और वाटर को अलो नहीं करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें डिफरेंस लिखना है बोन और कार्टिलेज के बीच में। तो बोन और कार्टिलेज, पहला पॉइंट है बोन का, बोन आर हार्ड एंड नॉट फ्लेक्सिबल। अब जो बोन होता है, हड्डियाँ होती है, वो हार्ड होती है और फ्लेक्सिबल नहीं होती है। फिर नेक्स्ट आता है कार्टिलेज, तो कार्टिलेज जो होती है वो हार्ड नहीं होती है बट वो फ्लेक्सिबल होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पॉइंट है द बोन्स कंटेन्स ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फोरस, जो बोन्स होता है वो कैल्शियम और फोस्फोरस उसके अंदर पाया जाता है। और कार्टिलेज का सेकेंड पॉइंट है कि उसके अंदर प्रोटीन और शुगर पाया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है दे आर पोरस, वो जो होते हैं वो पोरस होते हैं। और कार्टिलेज का थर्ड पॉइंट है कि वो पोरस नहीं होते हैं। चैप्टर नंबर 7 में से पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट दोनों को। देखो रेफरेंस पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट विच इज यूज्ड एज अ रेफरेंस टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। अब एक फिक्स्ड पॉइंट जिसका यूज किया जाता है रेफरेंस के लिए, इंडिकेट करने के लिए पोजीशन कोई भी ऑब्जेक्ट की, उसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट, to describe the position of an object, we need to specify a reference point is called origin point. अब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको स्पेसिफाई करना होगा सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट को, और इसी को हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एज द रेफरेंस पॉइंट चेंज, जो कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है वो चेंज होता है जब रेफरेंस पॉइंट चेंज होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब एक ऑब्जेक्ट है वो एक डिस्टेंस से मूव कर रहा है, तो क्या उसके पास उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। इफ़ यस, अगर हाँ, तो हमें सपोर्ट करना है हमारे आंसर को एक एग्जाम्पल के साथ। देखो आंसर है यस, एन ऑब्जेक्ट, हाँ एक ऑब्जेक्ट जो है उसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, अगर वो मूव एक डिस्टेंस मूव कर चुका है तो भी। दिस हैपन्स, ये तब होगा जब फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की और उसका जो इनिशियल पोजीशन होगा वो दोनों सेम होगा, तब ऐसा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपने घर से स्कूल जाते हो और वापस अपने घर पे आ जाते हो, तो यहाँ पे आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, जो कि है घर, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा जीरो। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में। यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। जैसे वो 1 सेकेंड में 5 मिनट, 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर जा रहा है, तो फिर वो दूसरे सेकेंड में भी 5 किलोमीटर ही जाएगा, फिर वापस 1 सेकेंड बाद भी वो 5 किलोमीटर ही जाएगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन अ स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ पे जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें डिफाइन करना है एवरेज स्पीड को और उसका फॉर्मूला लिखना है और उसकी ऐसा यूनिट बताने, ठीक है। एवरेज स्पीड एक ऑब्जेक्ट की होती है रेशियो टोटल डिस्टेंस जो कि उसने ट्रेवल किया होगा ऑब्जेक्ट ने, और उसने टोटल टाइम लिया होगा, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, वो एक रेशियो होता है टोटल डिस्टेंस जो कि उसने ट्रैवल किया है और टोटल टाइम जो कि उसने लिया है, वो दोनों का, ठीक है। तो फिर एवरेज स्पीड की जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन क्या है और हमें इसका जो फॉर्मूला है वो बताना है और ऐसा यूनिट। देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कितनी हो रही है उसका रेट, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन में t, ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हमें एक्सप्लेन करना है और डिफरेंस करना है स्पीड और वेलोसिटी, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में जो डिफरेंस है
उसे एक्सप्लेन करना है। देखो स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस जो कि ट्रैवल किया गया होगा ऑब्जेक्ट के द्वारा एक यूनिट टाइम में, उसे हम कहते हैं स्पीड। वेलोसिटी, तो डिस्टेंस जो कि ट्रैवल किया गया होगा ऑब्जेक्ट के द्वारा एक यूनिट टाइम में एक डेफिनेट डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। अब एक ट्रेन है जो कि रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है और मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। अब वो अटेन करती है एक स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की 10 मिनट में। तो हमें यहाँ पे उसके एक्सेलरेशन पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यू होगा वो क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि पहले तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से थी, यानी कि यू जो होगा वो 0 होगा। फिर टाइम उसने कितना लिया, 10 मिनट में, है ना। तो फिर 600 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन में जो टी होता है उसकी जो वो क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं ना, तो यूनिट जो होता है वो सेकंड में होता है। तो फिर यहाँ पे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 600 सेकेंड होगा। अब v जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, तो फिर सिंपली हम सॉल्व कर देंगे 40 × 1000 अपॉन में 3600, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये v को फाइंड किया है कि v आखिर है कितना। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना हुआ, v माइनस यू अपॉन में टी, v में से u माइनस करेंगे और उसके नीचे टी। तो v हमने अभी फाइंड किया जो कि था 100/9। अब उसमें से u माइनस करना है, u 0 था हमने ऊपर देखा, अपॉन में t टाइम, टाइम हमको दिया है 600 सेकेंड, जो कि 600 हमने लिख दिया है। अब 100/9 × 600, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, 9 नीचे जाएगा। अब 100 के 2 जीरो से 600 के 2 जीरो जाएंगे और 1/54 आंसर आएगा, 1/54 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि 0.0185 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन सेम 1 की असाइनमेंट में भी आया था, जो कि हमने सॉल्व करवाया था, कुछ बच्चों को याद हो तो। 8 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर मूविंग ट्रेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट्स शोन इन द फिगर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब एक ट्रेन जो है वो मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दी गई है। हमें इस फिगर को देखना है, समझना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर को देखो, समझो। फिर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड क्या है एंड हाउ लॉन्ग इट इज मेंटेन, और कितनी देर तक उसको मेंटेन किया गया। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन इज, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ट्रेन की वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और वो जो कि मेंटेन किया गया था, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड को मैक्सिमम टाइम तक मेंटेन किया गया था। देख सकते हैं आप 20 मीटर पर सेकेंड बी से सी तक का। 420 माइनस 40 इक्वल्स टू 380 सेकेंड, यानी कि 380 सेकेंड तक के टाइम में उसने इसको कवर किया था, ठीक है। बी से सी, तो बी पे कितना हुआ था टाइम, 40 सेकेंड, और सी पे 420, यानी कि दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 380 सेकेंड, यानी कि बी से सी तक का जो टाइम था वो था 380 सेकेंड्स, जिसमें वो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी ट्रेन, और वही था उसका मैक्सिमम डिस्टेंस जिसमें उसने मेंटेन किया था अपनी स्पीड को। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट द टाइप ऑफ मोशन। अब हमें यहाँ पे मोशन की टाइप बतानी है ऑफ द पार्ट रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ए बी। अब यहाँ पे मोशन का टाइप बताना है जो कि लाइन ए बी वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए बी को आप देखोगे तो ए बी में पहले सेकंड में 5 था, दूसरे में 10 हो गया, तीसरे में 15 हो गया, चौथे में 20 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूनिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। हर सेकंड में या जितने भी टाइम में वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब चैप्टर नंबर 8 में से पहला क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस आर सीन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। अब कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट के तौर पे मैटर की स्टेट के ऊपर, ठीक है। अ फोर्स चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वो फोर्स क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर देगा, वो फोर्स उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, वो फोर्स उसकी स्पीड भी चेंज कर सकता है, और वो फोर्स उसका शेप और साइज भी चेंज कर सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। सेकेंड क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर इनर्सिया। अब ये सभी में से ये दोनों क्वेश्चन हैं कि ये दोनों में से किसके पास ज़्यादा बड़ा इनर्सिया होगा। पहला है कि अ रबर बॉल, एक रबर बॉल और एक आयरन बॉल, ठीक है, जिनके पास सेम डायमेंशन हो, और बस और ट्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले रबर बॉल और आयरन बॉल में जो आयरन बॉल होगा उसके पास ग्रेटर इनर्सिया होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर है बस और ट्रेन में, तो ट्रेन के पास ग्रेटर इनर्सिया होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो भारी है, तो फिर उसके पास इनर्सिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमें डेफिनेशन लिखनी है मैक्सिमम एंड स्टेट इट्स ऐसा यूनिट, ठीक है। यहाँ पे हमें मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी है, बाय मिस्टेक यहाँ पे मैक्सिमम लिखा गया है, तो मोमेंटम की जो डिफाइन होगी वो होगी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसको हम कहते हैं मोमेंटम, ठीक है। फॉर्मूला होगा m/v, ऐसा यूनिट होगा kg इंटू मीटर पर सेकंड का। 4 नंबर का क्वेश्चन है, गिव साइंटिफिक रीजन हाउ द जो कराटे प्लेयर, अब हमें साइंटिफिक रीजन देने कि कैसे एक कराटे प्लेयर जो है ब्रेक एन आइस स्लैब विथ जस्ट वन स्ट्राइक, वो एक स्ट्राइक में एक आइस के स्लैब को ब्रेक कर देता है। कैसे, देखो उसमें क्या होता है, कराटे प्लेयर जो होता है वो स्ट्राइक करता है, मतलब मारता है आइस की स्लैब को बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी से, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी से वो मारता है, जिससे क्या होता है दिस सडन चेंज इन मोमेंटम, जिससे क्या होता है कि ये मोमेंटम में बहुत जल्दी चेंज होता है, ठीक है। ये जो लार्ज फोर्स क्रिएट होता है इस वजह से, क्योंकि मोमेंटम बहुत जल्दी चेंज हुआ, जिससे कि लार्ज फोर्स क्रिएट हुआ और जो आइस स्लैब है वो ब्रेक हो जाएगा एक ही स्ट्राइक में। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg इंक्रीज फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 12 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। अब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, देखिए एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसका मास 50 kg है, जो कि बढ़ता है 3 मीटर पर सेकेंड से 12 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में बढ़ा, ठीक है। वॉट विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस, तो इसके लिए कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब हमें दिया है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे क्या क्या दिया है। हमें यहाँ पे दिया है m इक्वल्स टू 50 kg, यानी मास इक्वल्स टू 50 kg, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, u इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड और v इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमको पता है फोर्स हमें फाइंड करना है, फोर्स के लिए फॉर्मूला है ma, यानी कि मास इंटू एक्सलरेशन, तो फिर ma, अब एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में t, तो वो वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो m फिर ब्रैकेट में v माइनस यू अपन में t 50 इंटू, अब यहाँ पे v जो है वो 12 है और u जो है वो 3 है, और अपॉन में t यानी कि टाइम जो है वो 5 सेकेंड है, तो 5 लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 9 अपॉन 5 इंटू 50, ठीक है। तो 5 से 50 का देगा, 5 1 जा 50 10 जा, ठीक है, 5 1 जा 5 और 50 को वो 10 टाइम से काटेगा, ठीक है, 5 1 जा 5 10 जा 50, तो आंसर आएगा 10 इंटू 9 90 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स कितना लगा, 90 न्यूटन का फोर्स लगा। चैप्टर नंबर 9 में से पहला क्वेश्चन है, स्टेट द कॉमन नेचुरल फिनोमिना इन विच द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल। अब हमें कॉमन नेचुरल फिनोमिना बतानी है जिसके अंदर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ग्रेविटी का फोर्स किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है, ऐसी कॉमन चीज़ें बतानी है और नेचुरल फिनोमिना बताना है, ठीक है। तो फिर मून जो है वो अर्थ के आजू बाजू घूमता है, क्योंकि अर्थ जो है वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको खींच के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सभी प्लैनेट्स जो कि सन के आजू बाजू घूमते हैं। फिर उसके बाद है कि जो अर्थ रोटेट करता है उसकी एक्सिस पे, क्योंकि वो अपनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा करता है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है बड़ा जी और छोटा जी के बीच में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आईएमपी भी है, ठीक है। तो बड़ा जी क्या होता है, इट्स वैल्यू कॉन्स्टेंट एवरीवेयर इन यूनिवर्स, उसकी जो वैल्यू होती है वो हर जगह पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, जो कैपिटल जी की वैल्यू होगी ना वो कांस्टेंट होगी, एक ही होगी, लेकिन छोटे जी की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, अलग अलग प्लेनेट पे। बड़े जी की जो ऐसा यूनिट है वो है nm² kg की पावर -2, छोटे जी की वैल्यू है ms की पावर -2, जो जी की वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 nm की पावर 2 kg की पावर -2, ठीक है। अब छोटे जी की जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है,
वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, ठीक है, यहाँ पे स्किन लिखा है, सिंक आएगा। तो कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो तैरता है या डूबता है, व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जब वो वाटर की सरफेस पे रखा जाता है, ठीक है। तो फिर देखो उसमें क्या होता है, द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिसाइड, अब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिसाइड करती है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है वो डूबेगा या तैरेगा। इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो वाटर से कम है तो फिर वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और अगर उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से ज़्यादा है तो फिर वो क्या करेगा, डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें साइंटिफिक रीजन देना है कि जो नाइफ की एज है वो शार्प क्यों होती है। अ शार्प नाइफ हैज़ ए स्मॉलर एज, अब जितनी ज़्यादा धारदार वाली नाइफ होती है उसके पास उतना ही पतली एज होती है, ठीक है, उतना ही छोटा एज होता है, एज का एरिया बहुत ज़्यादा कम होता है। कंपेयर टू अ ब्लंट नाइफ, एक ब्लंट नाइफ के कंपेयर में, ब्लंट यानी कि घिसी हुई। सो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया अप्लाइंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, वो एरिया से जो कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करता है विथ अ शार्प नाइफ के द्वारा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर इक्वल के एक तरफ होता है एक चीज़ और एक तरफ दूसरी चीज़, यानी कि अगर इस तरफ की चीज़ अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इक्वल टू कि उस तरफ की चीज़ घटेगी, और अगर मैं उस तरफ की चीज़ को बढ़ाऊंगा तो इस तरफ की चीज़ घटेगी, ठीक है, ऐसा होता है। रिजल्ट इन हायर प्रेशर सो वेजिटेबल कट्स इजीली, ठीक है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज हाफ्ड, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस आधी कर दूं तो फिर क्या होगी ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप देखो, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है इनके बीच की डिस्टेंस को मैं हाफ कर दूंगा तो फिर क्या होगा, तो देख सकते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो G × M1 × M2 होता है अपॉन में डी का स्क्वायर, ठीक है, सीधी सी बात। अब यहाँ पे जब मैं उनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दूंगा, तो डिस्टेंस को हाफ कर दिया यानी कि मैंने यहाँ पे, फिर देखो यहाँ पे नीचे एफ डैश करके लिखा है कि मैंने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, डिस्टेंस को हाफ और उसका स्क्वायर। जब मैं डिस्टेंस को हाफ कर दूंगा और उसका स्क्वायर करूँगा तो फिर मेरे पास क्या आएगा, 4F आएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई तो उसके बाद फोर्स ज़्यादा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उससे 4 गुना वो बढ़ जाएगा। समझ में आया। सेक्शन नंबर सी, चैप्टर नंबर 3 में से पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। अब यहाँ पे हमें इन कंपाउंड के नेम लिखने हैं जो कि रिप्रेजेंट हो रहे हैं इन फार्मूला के द्वारा। पहला फार्मूला है NaCl, जिसका कंपाउंड होता है सोडियम क्लोराइड, KeSO4 जो कि होता है पोटेशियम सल्फेट, CaCO3 जो कि होता है कैल्शियम कार्बोनेट, KNO3 जिसका होता है पोटेशियम नाइट्रेट, Na2CO3 जिसका होता है सोडियम कार्बोनेट, और MgOH2 जिसका होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आता है सेकेंड क्वेश्चन, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये सभी कंपाउंड में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनका नाम हमें लिखना है। पहला है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइन। सेकेंड है वाटर, जिसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड है एमोनिया, जिसके अंदर पाया जाता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। नेगेटिव आयन हमें ऊपर लिखे गए हैं क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट। पॉजिटिव आयन हमें LHS में लिखा गया है लेफ्ट हैंड साइड में, एमोनियम, सोडियम, आयरन। अब हमें बताना है जब ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो क्लोराइड और एमोनियम रिएक्ट करेंगे तो बनेगा NH4Cl, सल्फेट और एमोनियम रिएक्ट करेंगे तो बनेगा NH4 2SO4, नाइट्रेट और एमोनियम रिएक्ट करेंगे तो बनेगा NH4NO3, क्लोराइड और सोडियम रिएक्ट करेंगे तो बनेगा NaCl, सल्फेट और सोडियम रिएक्ट करेंगे तो बनेगा Na2SO4, नाइट्रेट और सोडियम रिएक्ट करेंगे तो बनेगा NaNO3, क्लोराइड और आयरन रिएक्ट करेंगे तो बनेगा FeCl2, सल्फेट और आयरन रिएक्ट करेंगे तो बनेगा FeSO4, नाइट्रेट और आयरन रिएक्ट करेंगे तो बनेगा FeNO3 2। नेक्स्ट आता है 4 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं। हाउ आर द फॉर्मूला दीज कंपाउंड रिटर्न,
इन कंपाउंड के फॉर्मूला किस तरीके से लिखे जाते हैं? सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड जो कि दो अलग अलग एलिमेंट से बनाया होता है उसे हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या किया जाता है, उसकी सिंबल के नीचे उसकी वैलेंसी लिखी जाती है। ठीक है, उस एलिमेंट के सिंबल के नीचे उसकी वैलेंसी लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्लोराइड में उसके अंदर कौन से एलिमेंट पाए जा रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक क्लोराइड। अब यहाँ पे सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाइड्रोजन का सिंबल लिखना है H और क्लोराइड का सिंबल Cl। फिर जो उसका सिंबल है, जैसे कि हाइड्रोजन का H है तो फिर उसके नीचे हमें उसकी वैलेंसी लिखनी है 1, और क्लोराइड का Cl है तो उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखनी है 1। ठीक है, फिर बन जाएगा हमारा उसका फॉर्मूला HCl। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन का होता है सिंबल H, सल्फाइड का S। H के नीचे उसकी वैलेंसी लिखेंगे 1 और सल्फाइड के नीचे उसकी वैलेंसी लिखेंगे 2, और फिर बन जाएगा हमारा H2S। ठीक है, इस तरीके से पता किया जाता है। 5th नंबर का क्वेश्चन है, हाउ वेर द एलिमेंट्स नेम्ड इन एंशियंट टाइम। पुराने ज़माने में एलिमेंट का नाम कैसे दिया जाता था, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देखो पुराने ज़माने में एलिमेंट का नाम दिया जाता था, सबसे पहले जहाँ से वो पाए होते थे उस प्लेस के नाम से उनका नाम दे दिया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर ले लो। कॉपर पाया गया था सबसे पहले साइप्रस नाम की जगह पे से, और उससे उसका नाम दे दिया गया कॉपर। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है कि कुछ जो एलिमेंट होते हैं उनको उनके कलर से नाम दिया गया था। जैसे कि गोल्ड, जिसका नाम ऑरम दिया गया था। क्यों दिया गया था, क्योंकि उसका जो कलर होता है वो गोल्ड होता है। ठीक है, यानी कि येलो होता है, या तो आप कह सकते हैं ऑरम होता है, जिसका मतलब येलो होता है। ठीक है, ऑरम का मतलब येलो होता है। चैप्टर नंबर 4 में से पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करना है रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट ब्रीफली, और मेंशन करना है ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, ध्यान से सुनना एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करनी है, जिसके अंदर गोल्ड के एटम्स को आपको ड्रॉ कर देना है, देख सकते हैं सर्कल सर्कल। फिर उसमें से आपको अल्फ़ा के पार्टिकल्स को पास करना है, और कुछ जो पार्टिकल्स होंगे उसको आपको थोड़ी सी एंगल से डिफ्लेक्ट कर देना है, और कुछ को रिबाउंड कर देना है। बस इतना ही करना है आपको। Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged। अब वो जो रदरफोर्ड थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया गया है। इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स, अल्फ़ा के जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, उसको गिराए गए गोल्ड के फॉइल के ऊपर। ठीक है, अब उन्होंने गोल्ड का फॉइल ही क्यों लिया गया, तो देखो उन्हें पतली से पतली फॉइल चाहिए थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली जो कि 1000 एटम जितनी ही मोटी थी। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम आयन होता है, जिसका मास 4u होता है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम। ये सोचा गया था, ये एक्सपेक्ट किया गया था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्यों डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि गोल्ड एटम के अंदर भी उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस रिपेल करते हैं तो उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से वो क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। बट लेकिन जो उन्होंने देखा वो बहुत ही ज़्यादा अलग था, वो उन्होंने सोचा भी नहीं था ऐसा था। उन्होंने इतनी ज़्यादा बड़े डिफ्लेक्शन देखे, यानी कि उन्होंने सोचा था कि थोड़े से एंगल में जो अल्फ़ा के पार्टिकल्स होंगे वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा वो उन्होंने नहीं सोचा था। ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब बहुत से जो फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो सीधे पास हो गए गोल्ड फॉइल में से। कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए फॉइल से कुछ एंगल से। ठीक है,
और सब में से सिर्फ एक ऐसा था, 12,000 पार्टिकल में से सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल था जो कि वापस रीबाउंड हो गया, वापस रिटर्न आ गया। ठीक है, ये 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ था। तो उन्होंने इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा ये नहीं सोचा था। अगर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने अपने वर्ड्स में क्या कहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये इतना इंडिस्ट्रक्टिबल है कि अगर आप एक बुलेट को 15 इंच की बुलेट को एक टिश्यू पेपर के पीस के ऊपर मारोगे तो फिर वो रिटर्न होके आपको वापस लग जाएगी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, नील्स बोहर के आपको पोस्टुलेट को समझाने हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो उन्होंने पोस्टुलेट दिए थे उसको बताने हैं। तो देखो, नील बोहर ने क्या बताया था कि कुछ ऐसे डिस्क्रीट ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब तो आपको पता ही होगा। तो कुछ ऐसे ऑर्बिट होते हैं जिनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वही अलाउड होते हैं एटम के अंदर। जब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते हैं तो फिर वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उसके सेंटर में जो पूरा का पूरा मास होता है एटम का, वो इस सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ही होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमते हैं सर्कुलर पथ में, और जो ऑर्बिट होते हैं जिसके अंदर वो घूमते हैं उसको एनर्जी लेवल्स के नाम से जाना जाता है। हर जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन मूव इन दिस ऑर्बिट विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनी एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन ऑर्बिट में घूमते हैं बिना लूज किए या गेन किए एनर्जी को। ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाउ द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड, एक्सप्लेन इट विथ एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे कोई भी जो एलिमेंट होता है उसकी वैलेंसी कैसी डिटरमाइन की जाती है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल के साथ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंसी। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा बाहरी सेल में उसे हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उनके सबसे ज़्यादा बाहरी सेल में, बाहरी ऑर्बिट में। इसलिए ये जो एलिमेंट होते हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उनके पास 2 या 3 वैलेंसी होती है। व्हेन सम एटम हैव आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जब कोई ऐसा एटम होता है जिसके पास सबसे बाहरी ऑर्बिट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो फिर वो जो इलेक्ट्रॉन जो कि पाए जाते हैं बाहरी ऑर्बिट में 5, 6, 7, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को और ऑक्टेट पा लेते हैं। मतलब कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एक जो एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके आजू बाजू ऑर्बिट होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट होती है उसके अंदर अगर 5, 6, 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर वो लोग क्या कर लेते हैं, 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेते हैं और ऑक्टेट पा लेते हैं। ऑक्टेट मतलब कि सबसे ज़्यादा बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो फिर वो ऑक्टेट पा सकते हैं। ठीक है। तो फिर वो क्या करेंगे, 5, 6, 7 जिसके सबसे ज़्यादा बाहरी वाले में होते हैं वो 1 या 2 या 3 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो 5, 6, 7 को दे दे तो फिर ये उनके लिए हार्ड होगा, इससे अच्छा वो 1, 2 ले लेते हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बाहरी सेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे डोनेट कर देते हैं, उसे दान में दे देते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे जब वो एक होगा, अगर उनके पास सबसे ज़्यादा बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे दान में दे देंगे, तो फिर उसके अंदर वाले तो भरे होंगे। क्योंकि ये रूल है नील और बोहर ने जो कि बताया था कि अगर हम बाहर वाले सेल में तभी इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं जब तक अंदर वाले सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फुल हो। इसलिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन आइसोटॉप्स। आइसोटॉप के ऊपर में नोट लिखना है। अब एटम जो कि सेम एलिमेंट के हो, जिनके पास एटॉमिक नंबर भी सेम हो लेकिन उनका जो मास हो वो अलग अलग हो, जैसे कि हाइड्रोजन एटम जिसकी 3 प्रजाति पाई जाती है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है।
द एटॉमिक नंबर आर सेम बट मास नंबर इच 1 2 3। यहाँ पे इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, 1 ही है सबका, लेकिन उनका जो मास नंबर है वो अलग अलग है, 1 2 3। एक और एग्जांपल है कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन में देख सकते हैं कि कार्बन में दोनों ही कार्बन में जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, लेकिन एटॉमिक मास एक में 12 है और एक में 14। क्लोरीन, तो क्लोरीन में भी देख सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है दोनों में वो 17 ही है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो 35 है और एक में 37 है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कंपेयर करनी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को। तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास चार्ज ही नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते। प्रोटॉन का 1 अणु और न्यूट्रॉन का 1 अणु। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमता है, प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो फिर इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में से पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में ये सभी के जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें समझाना है। पहले हैं रॉबर्ट ब्राउन, दूसरे हैं परकिंजी और तीसरे हैं विर्चो। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल, उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर की थी। सेकेंड है परकिंजी, दिस साइंटिस्ट नेम्ड ऑफ द लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस इनसाइड द सेल प्रोटोप्लाज्म। ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस को सेल के अंदर का नाम दिया था, जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। थर्ड है विर्चो, उन्होंने प्रेजेंट किया था मॉडर्न सेल थियरी और उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया था कि जो सेल होते हैं वो पुराने सेल में से ही आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल में से ही आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें सॉल्यूशन के टाइप को एक्सप्लेन करना है कंसंट्रेशन के बेस पे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसकी डेफिनेशन है द सराउंडिंग सॉल्यूशन हैज ए लोअर कंसंट्रेशन देन द इनसाइड ऑफ द सेल। जो आजू बाजू के जो कंसंट्रेशन होती है वो सेल के अंदर के कंसंट्रेशन से कम होती है, उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें जो आजू बाजू का जो सॉल्यूशन होता है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है सेल के अंदर के कंसंट्रेशन से। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें जो सराउंडिंग का जो कंसंट्रेशन होता है और जो सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन होता है वो दोनों ही सेम होता है। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ द लिविंग फ्लेक्सिबल एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। हमें यहाँ पे लोकेशन, फंक्शन किसका बताना है, लिविंग फ्लेक्सिबल सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का, जिसको हम PMCM यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। लोकेशन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। फंक्शन क्या है उसका, इट्स मेन फंक्शन इज टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। वो सेल के अंदर और सेल के बाहर कोई भी सब्सटेंस आएगा जाएगा उसको रेगुलेट करने का फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। गैसेस लाइक गैस हो गए जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो पास होते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। वाटर पास होता है ऑस्मोसिस के थ्रू और इट प्रोवाइड बाउंड्री ऑफ द सेल, वो सेल की बाउंड्री प्रोवाइड करता है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, इन प्लांट सेल में जो एक आउटर मोस्ट रिजिड लेयर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल, एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होता है। द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल मेनली कंटेन्स सेलुलोज, प्लांट सेल के सेल वॉल में सेलुलोज होता है, वो सेलुलोज से बना होता है। वो प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फंक्शंस, तो फंक्शंस है वो मेंटेन करता है शेप सेल की, वो अलो करता है वाटर और जो सब्सटेंस है जो कि डिजॉल्व होते हैं उसके अंदर, उसको एंटर करने में सेल में। फैसिलिटेटिंग मटेरियल एक्सचेंज बाय लिविंग सेल, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, वो सेल को बचाता है फटने से जब उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो वाटर हो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल, वो सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, गोल्गी एपरेटस में हमें शॉर्ट नोट लिखना है।
यह हमें डिस्क्राइब किया गया था कैमिलो गोल्गी के द्वारा। इट कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेनस बाउंड्स वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। वो कहाँ होता है? तो फिर वो मेम्ब्रेनस बाउंड में पाया जाता है, जो कि वेसिकल्स होती है, जो कि अरेंज होती है पैरेलल एक दूसरे के। दीज सेक्स आर कॉल्ड सिस्टम्स। ये जो बॉडी होती है वो सिस्टम्स के नाम से जानी जाती है। द गोल्गी एपरेटस सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रिलीज देम टू वेरियस लोकेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। जो गोल्गी एपरेटस होती है वो सिंथेसाइज होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा और उसको रिलीज किया जाता है अलग अलग सेल के लोकेशन में। इट सिंथेसाइजेस कॉम्प्लेक्स शुगर, वो कॉम्प्लेक्स शुगर और सिंपल शुगर को बनाता है। इट्स मेन फंक्शन, उसका जो मेन फंक्शन होता है वो पैकेजिंग करना होता है और ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है एंड स्टोरेज ऑफ द सब्सटेंस, और सब्सटेंस को स्टोर करने का भी काम उसका ही होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर स्पेशियली एंड फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन के हमें स्ट्रक्चर स्पेशियली और उसका फंक्शन एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चर, द माइटोकॉन्ड्रियन हैज टू मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियन के पास दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, उसके जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, while जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो डीप फोल्डेड होती है। स्पेशलिटी, इट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए, उसके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। दिस इनेबल इट टू सिंथेसाइजेस, वो उसको ये जो चीज़ है वो उसको इनेबल करती है ये बनाने में, प्रोटीन को बनाने में। फंक्शन, द माइटोकॉन्ड्रियन रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रियन एनर्जी को रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में, एडोनिजाइन ट्राइफॉस्फेट, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ विद इन द सेल। वो सेल के अंदर बहुत सी केमिकल एक्टिविटीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एटीपी एक्ट एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी एनर्जी करेंसी के तौर पे काम करता है सेल के अंदर। एंड सिंस द माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, और ये जो माइटोकॉन्ड्रियन है वो उसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि वही उसको बनाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। 7 नंबर में हमें एक लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है प्लांट सेल का। तो यहाँ पे आपको ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर देना है। 8 नंबर है, एक वेटर सर्व करता है सलाद की डिश और एक कॉमन सॉल्ट की बोतल डाइनिंग टेबल पे एक रेस्टोरेंट में। इंस्टेड ऑफ स्प्रिंकलिंग सलाद सोडियम क्लोराइड ऑन द सलाद, वो सलाद के ऊपर सॉल्ट को स्प्रिंकल नहीं करता है, उसके बदले वो बोतल दे देता है कॉमन सॉल्ट का। द वेटर इंसिस्ट दैट कस्टमर शुड ऐड द सॉल्ट आफ्टर टेकिंग सलाद ऑन टू देयर प्लेट। अब वो वेटर जो है वो ये सोचता है कि जो कस्टमर है वो सलाद के साथ नमक अपने हाथ से लेगा और उसको ऐड करेगा अपनी प्लेट में। वॉट हैपन इफ़ द सॉल्ट हैड बीन स्प्रिंकल्ड ऑन द सलाद बिफोर हैंड। अब क्या होगा अगर ये जो सॉल्ट है वो स्प्रिंकल किया जाएगा सलाद में बिफोर हैंड। वाई डू सेल ऑफ द सलाद लूज वाटर व्हेन सॉल्ट इज एडेड। जब सॉल्ट को ऐड किया जाता है तब क्यों जो सलाद है वो वाटर लूज करता है। वाई शुड सॉल्ट बी एडेड ओनली वाइल ईटिंग द सलाद। सॉल्ट को क्यों ऐड किया जाता है जब उसको खाया जाता हो, सलाद को जब खाने वाले हो तभी। आंसर है द सलाद बिकम सॉगी लूजेस इट्स टेक्सचर। जो सलाद हो जाता है वो सॉगी बन जाता है और वो अपना टेक्सचर को लूज कर देता है। एंड रिलीज एक्सेस वाटर, और बहुत ज़्यादा पानी को रिलीज कर देता है। इट बिकम्स श्रिंकेज, और उसके अंदर श्रिंकेज हो जाता है। सॉल्ट बिहेव्स एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि जो सॉल्ट है वो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के तौर पे बिहेव करता है सलाद के बाहर। तो सलाद सेल लूज द वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस प्रोसेस। जो सलाद का सेल होता है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से वाटर को लूज करता है, बिकॉज इट टेस्ट्स बेटर एंड द सॉल्ट डिजॉल्व विथ द वाटर दैट इज लॉस्ट। क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो अच्छा आता है और जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर के साथ जो कि लॉस्ट हो चुका हो।
ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में से पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स को हमें एक्सप्लेन करना है उनके लोकेशन के बेस के ऊपर, ठीक है, कि वो प्लांट के बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनके जो सेल होते हैं वो सेल डिवीजन करते हैं न्यू सेल को प्रोड्यूस करने के लिए। प्लांट्स में ग्रोथ जो होती है वो कुछ ही स्पेसिफिक रीजन या एरिया में होती है, और ये जो रीजन्स होती हैं इनके अंदर होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। 3 प्रकार की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। सबसे पहला आता है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम में क्या होता है, एट द टिप ऑफ द रूट एंड द टिप ऑफ द स्टीम, यानी कि स्टीम और रूट के जो टिप पे ये एपिकल मेरिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये कहाँ पाए जाते हैं, नियर द नोट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स एट द बेज ऑफ द लीव्स। लीव्स की बेस पे कुछ प्लांट्स की नोट्स पे ये पाए जाते हैं। तीसरा है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, इन द गिर्थ ऑफ द स्टीम एंड द रूट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। ये जो स्टीम होती है उनकी गिर्थ में पाया जाता है और प्लांट की रूट्स में पाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज पैरेनकाइमा टिश्यू। पैरेनकाइमा टिश्यू क्या होती है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी टाइप्स को हमें एक्सप्लेन करना है। पैरेनकाइमा टिश्यू, इट इज अ टाइप ऑफ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट। ये एक ऐसा टाइप है जो कि मोस्ट कॉमन और सिंपल परमानेंट टिश्यू है प्लांट का। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो द सेल्स आर लिविंग। इसकी जो सेल होती है इस टिश्यू की वो लिविंग होती है। पैरेनकाइमा टिश्यू जो होता है कंसिस्ट ऑफ सिंपल सेल। उसके अंदर सिंपल सेल होते हैं जिनके पास सेल वॉल्स भी होती हैं। द सेल्स जनरली हैव अ लूज अरेंजमेंट लिविंग इंटरसेलुलर स्पेसिस बिटवीन दैम। अब ये जो सेल्स होती हैं इनके अंदर लूज अरेंजमेंट होती है, तो फिर उनके जो सेल के बीच में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। द सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स। ये जो सेल्स होते हैं उनके पास बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में। द शेप ऑफ द सेल, ये जो सेल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है ट्रांसवर्स में, ट्रांसवर्स सेक्शन में, और रेक्टेंगुलर होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, ठीक है। टाइप्स, तो पैरेनकाइमा जो सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल और पिगमेंट पाया जाता है। इट इज कॉल्ड कॉलेनकाइमा, और इसी को हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा। इन एक्वेटिक प्लांट्स में पैरेनकाइमा जो टिश्यू होती है उसके पास लार्ज कैविटीज होती है जिसे हम कहते हैं एरेनकाइमा। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल। हमें डिटेल में डिस्क्राइब करना है सिंपल परमानेंट टिश्यू को जिसके अंदर डेड सेल्स हो, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं उनके अंदर डेड सेल होता है और उसी को हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। लोकेशन, फाउंड इन द स्टीम्स। ये स्टीम्स में पाई जाती है अराउंड वेस्क्यूलर बंडल्स के आजू बाजू में, इन द वीन्स ऑफ द लीव्स की वीन्स में, और हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स में ये पाई जाती हैं। द हस्क ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट का हस्क होता है वो भी इस क्लेरेनकाइमा टिश्यू से ही बना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, द सेल ऑफ दिस टिश्यू, ये जो टिश्यू की सेल होती है वो लंबी और नैरो होती है। द प्राइमरी सेल वे इज थिकन्ड विथ लिग्निन, ये इसका जो प्राइमरी सेल का जो वे होता है वो लिग्निन की वजह से थिकन होता है। द सेल वॉल्स आर वेरी थिक, इसके जो सेल के जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं। देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। इनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। तो सेल्स आर डेड, और ये जो सेल होती है वो मरी हुई होती है, इसके लिए इतना कठोर होती है ये और मोटी होती है। फंक्शन, इट प्रोवाइड स्टिफनेस, ये स्टिफनेस प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जाइलम। यहाँ पे हमें जाइलम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होती है प्लांट्स में
वो रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए और मिनरल के लिए, रूट से लेकर लीव्स तक। स्ट्रक्चर, झाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैचिड वेसल, झाइलम पैरेन्काइमा एंड झाइलम फाइबर्स। ठीक है, इसके अंदर ये सभी पाए जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ झाइलम वेसल, झाइलम वेसल का जो स्ट्रक्चर होता है और जो ट्रैचिड्स का स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूबुलर होता है। तो सेल्स आर थिकन्ड, इसकी जो सेल होती है वो थिकन्ड होती है। दीज एलिमेंट्स ट्रांसपोर्ट वाटर, ये जो एलिमेंट होती है वो वाटर और मिनरल्स को ऊपर की तरह ट्रांसपोर्ट करती है, और ये जो होती है वो डेथ सेल होती है। झाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ झाइलम, झाइलम पैरेन्काइमा जो है वो सिर्फ एक अकेला लिविंग कंपोनेंट है झाइलम का। ये स्टोर करता है फूड और ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। झाइलम फाइबर्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, ये क्या करता है, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से एक चार्ट ड्रॉ करके दिया है जो कि ब्लड टिश्यू का चार्ट है। अब यहाँ पे हमें ए बी सी, ठीक है, ये तीन बॉक्स को ब्लैंक छोड़ा गया है, तो बस वो तीनों ब्लैंक में हमें लिख देना है। ए में प्लाज्मा, बी में आरबीसीएस और सी में लाइफोसाइट्स। अब चैप्टर नंबर 9 में से पहला क्वेश्चन है, द रेसिडेंट्स ऑफ अ सोसाइटी कंप्लेन टू द मिल्क सेलर अबाउट द मिल्क्स क्वालिटी। अब सोसाइटी में के जो रेसिडेंट्स हैं, रहने वाले जो लोग हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं मिल्क सेलर को कि उसकी जो मिल्क की क्वालिटी है उसके बारे में। ठीक है, एक साइंस के टीचर स्टेप इन टेक्स अ टॉल वेसल, वो क्या करते हैं, एक टॉल वेसल को लेते हैं, पोर्स द मिल्क एंड इंसर्ट्स एन इंस्ट्रूमेंट टू चेक इट्स प्योरिटी, वो पूरे के पूरे दूध को उसके अंदर डालते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए। आफ्टर द टेस्ट, इस टेस्ट के बाद ही इन्फॉर्म्स, वो इन्फॉर्म करते हैं मिल्क सेलर को कि उसकी दूध की इम्प्योरिटी के बारे में। द मिल्क सेलर एडमिट्स द मिस्टेक, और जो मिल्क सेलर है वो अपनी मिस्टेक को मानता है और प्रॉमिस करता है कि वो इस मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन है कि वो इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या था जो कि साइंस के टीचर ने निकाला था दूध को चेक करने के लिए, तो लैक्टोमीटर था। सेकंड है, कौन से प्रिंसिपल पे ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब थर्ड क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, अब कोई भी एक बॉडी को जब आधा या पूरा एक फ्लूइड में डाला जाता है, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, तो उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये आर्किमिडीज का ही प्रिंसिपल था। ठीक है, और ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है वो उसके वेट के बराबर होता है। ठीक है, तो मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको फ्लूइड में डाला, तो फिर अब उसके ऊपर की तरफ वेट लग रहा है, तो जो ऊपर की तरफ वेट लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो फिर वो उतना वेट लग रहा है जितना पानी या जितना फ्लूइड को वो जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है उतना ही ज़्यादा ऊपर की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब हमें एक इक्वेशन को डिराइव करना है मोशन के, जो कि फ्रीली फॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इक्वेशन, हमें इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के जो इक्वेशन है उससे निकालना है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फिर हम तीनों फॉर्मूला लिख देंगे। दूसरा वाला है कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और तीसरा वाला 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट अंडर गोइंग फ्री फॉल फ्रॉम हाइट h कैन बी डिराइव। अब हम जो इक्वेशन है मोशन का एक ऑब्जेक्ट के लिए जो कि फ्री फॉल में है एक हाइट से, उसको डिराइव करेंगे और हाइट को हम h मान रहे हैं। अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, अब जो एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले इनिशियली रेस्ट पे था, तो उसका u तो 0 होगा। इट अंडर गोस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अब वो क्या कर रहा है, अर्थ की ग्रेविटेशन की इन्फ्लुएंस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में अभी है। ठीक है,
यानी कि जो ए है, एक्सेलरेशन है, वो क्या है, जी है, ठीक है। ए जो है वो जी के बराबर है, और जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस एस को एस से डिनोट किया जाता है, जिसको हम क्या मान रहे हैं, एच मान रहे हैं। तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, क्या हमने इक्वेशन डिराइव किया, हमने कुछ नहीं किया। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले ए की जगह जी मान लिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिखा है। तो फिर पहला है वी इक्वल्स टू जी टी। अब देखो u जो था वो तो जीरो था, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन जीरो थी, वो रेस्ट पे था, ठीक है। तो u को लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर में मैं जीरो को ऐड करूँगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। यानी कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, तो v इक्वल्स टू यू तो नहीं आएगा। अब ए टी था, तो यहाँ पे आपने देखा कि a को मैंने क्या माना है, g माना है, a इक्वल्स टू जी, यानी कि मैं a की जगह g लिख दूंगा, यानी कि v की वैल्यू क्या आई, जी टी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमने s को h माना है, तो s को h माना है, यानी कि s की जगह मैं h लिख दूंगा, तो लिख दिया है। अब ये किसके बराबर है, s देखो यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर है, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप देखो u तो जीरो है। अब आप समझो, आप जीरो से अगर वन को मल्टीप्लाई करोगे तो वन जीरो जा जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसी तरीके से अगर आप जीरो को टी से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो तीजा जीरो हो जाएगा, यानी कि यू टी की जगह क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो को लिखने कोई मतलब नहीं है। इसके लिए यहाँ पे हमने यू टी को स्किप किया है दूसरे वाली इक्वेशन में, ठीक है। फिर है प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो हमने हाफ लिखा, फिर ए को हमने जी माना है, इसके लिए यहाँ पे जी लिख के टी का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टू ए एस जो है वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पे टू ए एस, ठीक है, ध्यान देना, टू ए एस, ए को हमने क्या माना है, ए को तो हमने जी माना है, और एस को हमने क्या माना है, एस को हमने एच माना है, यानी कि टू जी एच हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो ही होगा, अब कोई भी नंबर को आप जीरो से माइनस करोगे तो जो नंबर होगा वही नंबर आएगा, यानी कि मेरे को यू स्क्वायर को लिखने का मतलब कोई है नहीं है, इसके लिए मैंने सिर्फ वी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट थ्रस्ट। अब हमें थ्रस्ट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। अब कोई भी फोर्स, ठीक है, ध्यान देना, कोई भी फोर्स मैं परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, उसे थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे हाथ में पेन लेता हूँ, सपोज करो, और उस पेन को मैं एक टेबल के ऊपर ऐसे दबा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पेन की जो फोर्स है उसको टेबल के परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री बन रहा होगा, कि कोई भी चीज़ सामने वाली चीज़ के परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो इसी को हम थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेन का जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ टेबल के ऊपर परपेंडिकुलर, उसे हम कहते हैं थ्रस्ट। ट्रस्ट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स। ट्रस्ट क्या है, एक स्पेशल तरीके का फोर्स है, हैंस इसकी जो ऐसा यूनिट है वो सेम होगी फोर्स के ऐसा यूनिट के बराबर, ठीक है, जो कि होगी न्यूटन। थ्रस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, जो थ्रस्ट का इफेक्ट है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर वो लग रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, और हमें उसका जनरल फॉर्मूला दिखाना है, उसकी रिलेशनशिप जी, छोटे जी और बड़े जी के बीच में, ठीक है। देखो सबसे पहले, द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। अब एक्सेलरेशन जो कि एक्सपीरियंस किया जा रहा है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, जो कि अर्थ के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ के द्वारा लिखता है, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं वापस रिपीट करता हूँ, एक्सेलरेशन जो कि एक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास ऑफ द अर्थ इज एम ई। अब मैं अर्थ के मास को क्या मानता हूँ, एम ई मानता हूँ, यानी कि मास अर्थ, एंड इट्स रेडियस, और इसकी रेडियस क्या मान रहा हूँ, आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसका मास में क्या मान रहा हूँ, एम मान रहा हूँ, ठीक है, और जो डिस्टेंस क्या मान रहा हूँ, डी मान रहा हूँ। तो अब ध्यान से देखो, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू भाई हमने पढ़ा था कि जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन में डी का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे एम वन क्या है, मास ऑफ अर्थ, एम टू क्या है, वो एम है, ठीक है, एम टू क्या है, एम है,
और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस डी है, ठीक है, तो डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 1 था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या था कि जो फोर्स था वो एम ए के बराबर था, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन होगी ग्रेविटी की वजह से, वो होगी ए इक्वल्स टू जी, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की क्या होगी, ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ एक्सेलरेशन कर रही थी, हमने ऊपर देखा था, तो फिर वो किस वजह से कर रही है, अगर वो ग्रेविटी की वजह से कर रही है तो भी तो हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो फिर जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी के बराबर होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू जी, ठीक है। वैसे मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके बराबर है, ग्रेविटी के बराबर है, इसके लिए मैंने यहाँ पे जी लिखा ग्रेविटी, और इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन 1 और 2 जो है उसको हम मिलाते हैं, तो देखो एम जी जो होगा वो जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास अपॉन में डी का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे देख सकते हैं आप सिंपली कि यहाँ पे जो इक्वल टू के इस तरफ वाला एम जी है और इक्वल टू के उस तरफ वाला एम जो है, तो उसमें से दोनों एम है कॉमन, तो एम एम में कट कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरफ वाले एम को कट नहीं किया है, देख सकते हैं, पर आपको उसे कट करना है। फिर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, जी इक्वल्स टू जी इंटू एम मास ऑफ अर्थ अपॉन में डी का स्क्वायर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है मास एंड वेट के बीच में। देखो मास सिंपली एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। मास का ऐसा यूनिट केजी है, वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन है। इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी प्लेस, मास की जो वैल्यू है वो हर जगह पे कांस्टेंट होती है, लेकिन वेट की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है प्लेस से प्लेस पे, ठीक है। मास जो होती है उसको मेजर किया जाता है बीम बैलेंस के द्वारा और वेट को स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा। चलिए अब आता है चैप्टर नंबर 12 में से क्वेश्चंस, ठीक है। सेम 1 का चैप्टर है, आपको आता ही होगा अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर था ये। पहला क्वेश्चन है, नेम द मेन न्यूट्रिएंट्स इन फूड एंड मेंशन द फूड्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन। अब हमें मेन न्यूट्रिएंट्स जो कि फूड में पाए जाते हैं उनका नाम बताना है और मेंशन करना है फूड्स कि वो कहाँ से पाए जाते हैं, ठीक है, कि वो कहाँ, उनके अंदर क्या पाया जाता है। तो देखो फूड इज नेसेसरी फॉर एनर्जी, अब हमको ही पता है कि जो फूड है वो एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरियस जो न्यूट्रिएंट्स सच एस कार्बोहाइड्रेट, अब न्यूट्रिएंट्स हो गए जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी अलग अलग प्लांट से आते हैं, ठीक है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो कौन से प्लांट से आता है, वीट, राइस, मेज से हमें, इससे हमें मिलता है। प्रोटीन किससे मिलता है, पल्सेस, जैसे कि ग्राम हो गया, पीस हो गया, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ठीक है। आजकल प्रोटीन हमको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि हमको बॉडी बनानी है ना। ऑयल्स, तो ऑयल्स ऑयल्स कहाँ से पाया जाता है, सोयाबीन, कैस्टर, ग्राउंडनट्स, मस्टर्ड। इन अदर सम वेजिटेबल्स, और कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों की बात हो रही है, इनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन्स भी पाया जाता है, मिनरल्स भी पाया जाता है। फॉर लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक यानी कि हमारे जो कैटल हो गए उन लोगों के लिए, तो उन लोगों के लिए क्या चाहिए होता है, फॉदर चाहिए होता है ना, जैसे कि बरसिम हो गया, ओट्स हो गया, सुदर्न ग्रास हो गया, ठीक है। लाइफ स्टॉक मतलब कि आप गाय ये सब पालते हैं ना, उसे कहते हैं हम लाइफ स्टॉक। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट, अब हमें प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, अब प्लांट्स को क्यों न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्यों होता है, तो उनको उनके ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, उनके डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, और अपनी एनर्जी को, अपनी को खुद को हेल्दी रखने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। प्लांट्स ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम 3 सोर्सेस, एयर, वाटर एंड सॉइल। अब प्लांट्स को अपना न्यूट्रिएंट जो होता है वो 3 सोर्स में से मिलता है, जी हाँ, पहला है एयर, दूसरा है वाटर और तीसरा है सॉइल, ठीक है। देयर आर 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, 16 इसेंशियल जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। एयर जो है वो प्लांट्स को क्या देता है, कार्बन और ऑक्सीजन दे देता है, वाटर हाइड्रोजन दे देता है, और जो सॉइल है उसमें उनको 2 चीज़ें चाहिए होती है, क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स जो कि उन्हें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है उसे हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि कम मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है। तो उनको ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कम मात्रा में क्या चाहिए होता है, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे ये सभी को अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक
ठीक है। तो 13 यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, लेकिन टोटल उनको 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और 3 तो यहाँ से मिल रहे हैं ना, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी कि ये थे 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के डिफाइन दी गई है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि हमें ऑर्गेनिक मैन्योर के टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखो 2 प्रकार के ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, क्या होते हैं ये दोनों। देखो सबसे पहले ओवरऑल अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूं कि क्या होता है, तो समझो आप एक गड्ढा खनो और उसमें आप वेजिटेबल की पील्स डाल दो, काऊ डंग डाल दो, ठीक है, और सभी जो चीज़ें डाल दो, और फिर जब वो बहुत दिन बाद जब आप देखोगे तो क्या बन जाएंगे, वो खाद बन जाएंगे, है ना। तो इसी को हम कहते हैं कंपोस्टिंग। लेकिन ये प्रोसेस स्लो होता है। अगर मैं इसके अंदर एक चीज़ और डाल दूँ, क्या डाल दूँ, अर्थवॉर्म डाल दूँ, तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और इसी को हम कहेंगे वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। तो अर्थवॉर्म हो तो वर्मी कंपोस्ट, और अर्थवॉर्म ना हो तो कंपोस्ट, ठीक है। पढ़ लेते हैं। एनिमल डंग एंड यूरिन, एनिमल रिफ्यूज़। एनिमल का डंग, यूरिन, एनिमल का रिफ्यूज़, वेजिटेबल के पील्स, अदर वेस्ट जैसे कि वीड्स हो गए, स्ट्रॉ हो गया, सीवेज वेस्ट हो गया, ये सभी को हम डिकम्पोज करने के लिए एक पित में डाल दे, गड्ढे में डाल दे, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंपोस्टिंग। जो कंपोस्ट होगा वो प्रोड्यूस होगा डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स के द्वारा और एनिमल वेस्ट के द्वारा थ्रू द एक्शन, अर्थवॉर्म के एक्शन की वजह से, उसी को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, सर्टेन प्लांट्स लाइक सनहैम। अब कुछ प्लांट होगा जैसे कि सनहैम। सनहैम का मतलब आप एक बार गूगल पे हिंदी का मतलब देखना, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इसका मतलब जो एक आएगा वेजिटेबल का नेम, और वो आपको पता भी होगा, ठीक है। सनहैम या गौर आर ग्रोन ऑन फील्ड्स बिफोर क्रॉप प्लांटिंग। इनको फील्ड्स में ग्रो किया जाता है क्रॉप को प्लांट करने से पहले। दीज प्लांट्स आर प्लग्ड इनटू द सॉइल बिफोर फ्लावरिंग। ये जो प्लांट्स होते हैं इनको सॉइल में प्लग किया जाता है फ्लावरिंग के पहले। समझ रहे हो, मतलब कि समझो एक खेत है, ठीक है। अब उस खेत में मैं क्या करूँ, कुछ वीड्स को ग्रो कर दूँ, ठीक है। अब वीड्स को ग्रो कर दिया, अब मैं क्या करूँ, उसको प्लगिंग कर दूँ, ठीक है, प्लगिंग कर दूँ, एक हल की मदद से उसको जोत दूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जो वीड्स होंगे वो अपने जड़ से निकल जाएंगे, और फिर जब वो उसके अंदर डिकम्पोज हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रीन मैन्योर कहेंगे, ठीक है। तो डिकम्पोज प्लांट मैटर, ये जो प्लांट मैटर होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा और ग्रीन मैन्योर में बदल जाएगा 4 से 6 हफ्ते में। और ये जो ग्रीन मैन्योर होगा वो हेल्प करेगा सॉइल को एनरिच करने में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जो कि उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस उनको ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज वीड। वीड क्या होता है, ठीक है। वीड हमको याद ही होगा कि जो अनवांटेड अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रोन हो जाते हैं हमारे मेन क्रॉप के साथ, उसी को हम कहते हैं वीड। उसके एग्जांपल्स देने हैं और उसकी ज़रूरत क्या है उसको कंट्रोल करने की, मेथड क्या है उसको कंट्रोल करने की, सभी लिखना है, ठीक है। तो वीड्स क्या होता है, वीड्स आर अननेसेसरी प्लांट्स दैट ग्रोन अलोंग साइड द मेन क्रॉप। एग्जाम्पल्स हो गए एंथियम, गोखरू, पैरेथियनियम, गाजर घास, साइप्रिनस, रोटुंडस, मोथा, नीड फॉर वीड कंट्रोल। ये सभी अब हमें देखना है कि वीड को कंट्रोल करने के लिए क्या ज़रूरत है, क्यों क्यों कंट्रोल करें, बताओ आप। तो देखो उसमें कुछ नहीं होता है, जो वीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं, लड़ाई करते हैं हमारे क्रॉप के साथ, ठीक है। अब जैसे कि आपने एक खेत है, उसके अंदर आपने सोचा मैं तो चावल उगाऊंगा, ठीक है, मैं चावल उगाऊंगा और फिर उसको खाऊंगा, ठीक है। लेकिन उनके साथ वीड्स ग्रो हो गए। अब जब वीड्स ग्रो हो गए तो वो आपके प्लांट के साथ क्या कर रहे हैं, जगह ले रहे हैं। पहली बात तो आपके खेत की जगह भी कम है और वो जगह खुद में ले ले रहे हैं, तो आपके राइस को जगह कम मिल रही है। वो सनलाइट ले ले रहे हैं, सॉइल की न्यूट्रिएंट्स ले ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा जो राइस का क्रॉप होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। इसके लिए यही ज़रूरत है कि बीज को हमें निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे क्या होगी, हमारी जो क्रॉप होगी उसकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी। वीड शुड बी रिमूव, इसलिए वीड को फील्ड से रिमूव कर देना चाहिए अर्ली स्टेजेस, जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द, ठीक है। अगर हमें हमारी क्रॉप की गुड ईल्ड चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पे क्रो लिखा है, क्रॉप आएगा। मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, स्प्रे हर्बिसाइड्स। अब हमें वीड को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, तो स्प्रे हर्बिसाइड्स, हमें हर्बिसाइड्स को स्प्रे करना होगा।
रिमूव वीड्स, अब हम हाथ से भी मैकेनिकली उसको हैंड पिकिंग करके हाथ से निकाल सकते हैं वीड्स को। प्रिवेंटिव मेथड्स सच एज टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप, अब हम उसे क्या कर सकते हैं, क्रॉप को टाइम से सेव करें, ठीक है, प्रिवेंटिंग मेथड्स का इस्तेमाल करें तो फिर वीड्स ग्रो नहीं होंगे। प्रॉपर टिलिंग, अच्छी तरीके से टिलिंग करें, ठीक है, सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो। इंटर क्रॉपिंग करें, क्रॉप रोटेशन करें, ठीक है, इससे क्या होगा, वीड्स कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं ग्रो होंगे, कंट्रोल हो जाएगा उनका। डीप टिलिंग इन समर कैन डिस्ट्रॉय वीड्स, अगर हम बहुत ही ज़्यादा डीपली टिलिंग करेंगे समर में तो फिर जो वीड्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, बोथ आर मिल्च एनिमल्स, मिल्च एनिमल क्या होते हैं, डेयरी एनिमल, है ना। स्टेट द नेम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर फॉरेन, अब हमें उनका नाम बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है फॉरेन वाले की और हमारे लोकल ब्रीड्स की, और एक्सप्लेन करना है कि क्यों जो ब्रीड होते हैं उनकी इम्प्रूवमेंट की जाती है, ठीक है। सबसे पहले एनिमल दैट प्रोड्यूस मिल्क, ऐसे एनिमल जो मिल्क को प्रोड्यूस करते हो उसे हम कहते हैं मिल्च एनिमल्स, ठीक है। द पीरियड्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, जो पीरियड होता है मिल्क के प्रोडक्शन का, ठीक है, जब से वो चालू होता है, स्टार्ट कब कब से चालू होता है, तो जब एक बच्चा पैदा होता है तब जो पीरियड होता है मिल्क प्रोडक्शन का वो चालू हो जाता है, और फिर वो जब तक चालू रहता है, कुछ टाइम तक ही चालू रहता है, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लैक्टेशन पीरियड। फॉरेन ब्रीड्स कौन सी होती है, फॉरेन ब्रीड होती है जर्सी, ब्राउन स्विस, जिनके अंदर जिनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लोकल ब्रीड्स होती है रेड सिंधी, साहिवाल, लेकिन ये है ना बेटर रेसिस्टेंस देती है किसके सामने, डिजीज़ के सामने, ठीक है। इम्प्रूवमेंट, तो अब हम इनका दोनों का इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों में एक चीज़ की कमी है, अगर हम लोकल ब्रीड को ले तो उसमें दूध नहीं निकलेगा, और अगर हम किसको ले, फॉरेन ब्रीड को ले तो उसके अंदर क्या रहेगा, डिसीज़ की रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, बीमारी फैल जाएगी हमारे अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, हम करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे फॉरेन ब्रीड्स जिसके पास ज़्यादा लंबी समय तक का लैक्टेशन पीरियड होता है, ठीक है। फिर किसके साथ करेंगे, उसको हम जो कौन सी लोकल ब्रीड होती है उसके साथ हम करेंगे, उसका हाइब्रिड करवाएंगे, और जब हाइब्रिड करवाएंगे मेल फीमेल का तो फिर जो बच्चा आएगा वो डिज़ायरेबल जो कैरेक्टरिस्टिक हमें चाहिए होगी दोनों पेरेंट्स की उसके अंदर जाएगी, और हमारी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें जाएगी, और हमारी सभी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। दूध भी ज़्यादा मिलेगा और डिसीज से रेसिस्टेंस भी मिलेगा हम। सिक्स क्वेश्चन है, फॉर विच ट्रेट्स आर न्यू वेर ऑफ चिकन डेवलपमेंट, ठीक है। तो आंसर है अ न्यू ब्रीड इज डेवलप्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग, अब एक नई ब्रीड को क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप किया जाता है। इंडियन ब्रीड कौन सी होती है, असील होती है। फॉरेन ब्रीड कौन सी होती है, लेगहॉर्न होती है, ठीक है। तो इंडियन और फॉरेन ब्रीड आप सबके याद कर लेना, ठीक है, किसके किसके, एक तो एनिमल्स के और एक ये हमारे चिकन्स के। इंक्रीजिंग द नंबर एंड क्वालिटी चिक्स, अब देखो अगर हम ऐसे क्या कराएंगे, इन दोनों की ब्रीडिंग कराएंगे ऐसे, किसकी, असील और लेगहॉर्न की, तो क्या फ़ायदा मिलेगा, सबसे पहले तो जो चिक्स की क्वालिटी होगी ना, चिक्स की क्वालिटी और नंबर बढ़ जाएगी, यानी ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे। ड्वार्फ ब्रोइलर पेरेंट, जो बौने बतखे होते हैं ना, ऐसे जो पेरेंट होंगे वो क्या करेंगे, चिक की प्रोडक्शन को कमर्शियल करेंगे। समर एडाप्टेशन कैपेसिटी, उनके अंदर समर में ज़्यादा गर्मियों में रहने की भी कैपेसिटी होगी, ठीक है, हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, है ना। रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग, जो एग अंडा वो देंगे बर्थ उसकी साइज थोड़ी सी कम होगी। विथ एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट, और उनके पास ऐसी एबिलिटी होगी कि वो यूटिलाइज कर सके ज़्यादा फाइब्रस चीपर डाइट्स जो कि फॉर्मुलेट करेंगे एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स को यूज करके, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, हमें कंपोजाइट फिश कल्चर मेथड को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखो कंपोजाइट फिश कल्चर मेथड होता है वो अलो करता है हायर फिश प्रोडक्शन को, और ये इन्वॉल्व करता है यूज़ ऑफ बोथ लोकल और इम्पोर्टेड फिश स्पेसीज को, इसके अंदर दोनों होती है, ठीक है। इन दिस मेथड, इस मेथड में 5 से 6 स्पीसीज हमें फ़िश की चाहिए होगी, उनको हम एक ही साथ कल्टीवेट करेंगे सभी का, ठीक है। द सिलेक्टेड फिश स्पेसीज डो नॉट, अब जो भी हम फिश की स्पेसीज, फिश की प्रजाति सिलेक्ट कर रहे हैं
वो एक दूसरे के साथ खाने के लिए झगड़ा नहीं करे। अगर झगड़ा करेंगे तो सब लोग एक दूसरे में मर जाएंगे और हमारे पास फिश कम हो जाएगी। तो वो खाने के लिए झगड़ा नहीं करे और हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, यानी कि उनकी जो फूड की ज़रूरतें है ना वो अलग अलग हो। ठीक है, तो ऐसा रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये आएगा कि जो फूड होंगे वो अवेलेबल होंगे कुछ हिस्सों, मतलब देखो अभी आप एक पौंद में फूड डालो तो पौंद के जो फूड डालोगे वो तो हर हिस्सों में होगा, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा और सबसे नीचे भी होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक जाएगा। ठीक है, तो फूड तो हर हिस्सों में अवेलेबल होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसी फिश लेंगे। ठीक है, एक प्रजाति की ऐसी फिश लेंगे जो ऊपर खाती हो, एक प्रजाति की ऐसे लेंगे जो बीच में खाती हो और एक प्रजाति की ऐसे लेंगे जो नीचे खाती हो। ठीक है, तो फिर यही का एक एग्जांपल है कि जो कैटला फिश है वो फीड करती है सरफेस एरिया पे पौंद के, रोहू फिश मिडल एरिया ऑफ पौंद, और जो मृगल और कॉमन कार्प होती है वो फीड करती है बॉटम पे। कॉमन कार्प जो होती है वो एक्वेटिक वीड्स को कंज्यूम करती है। ठीक है, जो पानी में वीड्स पाए जाते हैं उनको कंज्यूम करती है कौन, हमारी कॉमन कार्प। अब 8 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं एडवांटेजेस लिखने हैं इंटर क्रॉपिंग का और क्रॉप रोटेशन का। ठीक है, क्या एडवांटेजेस है इनका। देखो इंटर क्रॉपिंग से क्या होगा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होगा। द सॉइल फर्टिलिटी इज मेंटेन, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होगी। प्रिवेंटिंग पेस्ट, हम पेस्ट को प्रिवेंट कर पाएंगे और डिसीज़ को फैलने से प्लांट में प्रिवेंट कर पाएंगे। प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, हर यूनिट एरिया में जो प्रोडक्टिविटी होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी। क्रॉप गिव बेटर, जो क्रॉप होंगे वो बेटर रिटर्न्स देंगे क्रॉप रोटेशन में। 2 और 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, 2 या 3 क्रॉप ग्रो कर पाएंगे हम एक साल में, तो हम ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, है ना, हमारी हार्वेस्ट अच्छी होगी। द सॉइल फर्टिलिटी इज इम्प्रूव, सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। पेस्ट और जो पैरासाइट हैं, ठीक है, उनका जो इन्फेस्टेशंस है वो भी कम हो जाएगा और ये हेल्प करेगा वीड को कंट्रोल करने में भी। ठीक है, ये थे एडवांटेजेस किसके, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के। ठीक है, सेक्शन नंबर डी, जिसमें से चैप्टर नंबर 3 में से पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो NaOH NH3 ये दोनों का हमें मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें NaO और H का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। Na मतलब सोडियम, O मतलब ऑक्सीजन और H मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों का एटॉमिक मास होता है Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो Na है और जो O है और जो H है ये तीनों एक एक है। इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इनका जो एटॉमिक मास होता है उसको मल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो कि आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, और फिर ये तीनों को प्लस कर देंगे। तो तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 40U। U क्या है, U एटॉमिक मास यूनिट है। सेकेंड नंबर है NH3। ठीक है, NH3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो फिर हम हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, तो 14 + 3 हो जाएगा 17U। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें इन सभी कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का होगा CaO, सोडियम सल्फाइड का होगा Na2S, मैग्नीशियम कार्बोनेट का होगा MgCO3, एल्यूमिनियम क्लोराइड का होगा AlCl3। थर्ड क्वेश्चन है, इन दिस क्रॉसवर्ड पजल नेम्स ऑफ एलिमेंट आर हिडन सिंबल ऑफ दीज आर गिवन वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्रॉसवर्ड पजल है। ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स के नेम हैं, छुपे हुए हैं और उनका सिंबल हमें नीचे दिया गया है। ठीक है, तो सिंपली हम सभी लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा, फर्स्ट नंबर का आंसर होगा क्लोराइन, सेकेंड नंबर का हाइड्रोजन, थर्ड नंबर में आएगा आर्गन, फोर्थ नंबर में ऑक्सीजन, फिफ्थ नंबर में एक्सीनॉन, सिक्स नंबर में नाइट्रोजन, सेवन नंबर में हीलियम और एट नंबर में रेडॉन। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट पीपल यूज आयोडाइज्ड सॉल्ट फॉर हाउस होल्ड कंजप्शन विच वाइल सम पीपल डू नॉट यूज आयोडाइज्ड सॉल्ट। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज करते हैं अपने घर में खाना को बनाने के लिए, ठीक है, उसको खाने के लिए, वाइल जो कुछ लोग होते हैं वो आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज नहीं करते हैं। दीज पीपल, ये जो लोग होते हैं जो कि आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज नहीं करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आयोडीन कम खाना होता है।
ठीक है। वो ऐसा नमक खाते हैं जिसमें आयोडीन कम होता है, सो दे सफ़र फ्रॉम गोइटर एंड थायराइड। अब क्योंकि ये जो आयोडीन होता है उसकी वजह से गोइटर और थायराइड होता है, इसलिए वो आयोडीन कम खाना चाहते हैं। आयोडीन इज प्रेजेंट इन सी सॉल्ट, और जो आयोडीन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है सी सॉल्ट में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी से होता है। आंसर आएगा गोइटर। सेकेंड नंबर, स्टेट द सिंबल ऑफ आयोडीन। यहाँ पे मैं आयोडीन का सिंबल लिखना है तो आई। थर्ड है, स्टेट द फिजिकल स्टेट एंड कलर ऑफ आयोडीन। तो हमें यहाँ पे फिजिकल स्टेट और कलर बताना है आयोडीन का। तो आयोडीन इज अ पर्पल कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस। आयोडीन एक पर्पल कलर का सॉलिड सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म एक डिसीज़ है जो कि थायरोइन हार्मोन के कमी के कारण होता है, ड्यू टू जिसकी वजह से जो पर्सन का वेट होता है वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाता है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। एलिमेंट विच एक्ट एज ऑक्सीजन, ऐसा एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन की तरह एक्ट करता है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में होता है। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस एनीमिया, और इसकी कमी के कारण हमें एनीमिया होता है। ठीक है, और हमें आयरन कौन से फूड से मिलता है उसका सबसे पहले हमें नाम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा एप्पल, फर्स्ट का आंसर। सेकेंड है स्टेट वेदर आयरन इज मेटल और नॉन मेटल। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि आयरन एक मेटल है या नॉन मेटल है, तो आयरन एक मेटल है। थर्ड है, यहाँ पे मैं आयरन का सिंबल बताना है जो कि Fe होता है। ठीक है, फोर्थ है कि कौन सी ऐसी दवाई है जो कि एक पर्सन के लिए सुइटेबल है जब वो सफ़र कर रहा हो। ठीक है, अगर उसको एनीमिया हुआ हो तो उसे कौन सी दवाई लेनी चाहिए, तो आंसर आएगा फॉलिक एसिड। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में से पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं एटॉमिक नंबर बताना है ये सभी एलिमेंट्स का, और इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बताएं। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 17, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 287। ठीक है, जो कि आपको यहाँ सर्कल में भी देखने को मिल रहा है। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड है न्यून, न्यून का एटॉमिक नंबर होता है 10, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2 और 8। थर्ड है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 283। फोर्थ नंबर है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है 286। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है जिसमें से स्टेट द यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, हमें आइसोटॉप्स के यूजेस बताने हैं। देखो आइसोटॉप एक यूरेनियम है। ठीक है, यूरेनियम का जो एक आइसोटॉप होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के फ्यूल में यूज होता है। ठीक है, अब एक कोबाल्ट का जो आइसोटॉप होता है वो यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, और आयोडीन का आइसोटॉप यूज होता है गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें सिंबल बताना है डिनोट करने के लिए एटम, कोई भी एलिमेंट का। ठीक है, तो एक एटम, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर और सिंबल एलिमेंट का। ठीक है, देखो ऐसे दिखाया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखा जाता है, फिर उसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड ऊपर लिखा जाता है मास नंबर। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में एटॉमिक नंबर। ठीक है, या तो और में लिखा है E/Z और बाजू में X। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे है, थर्ड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। सो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द क्लोराइन एंड मैग्नीशियम एटम। ठीक है, अब क्लोरीन और मैग्नीशियम एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है वो हमें दिखाना है। तो क्लोरीन में 17, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन होता है 287। ठीक है, की सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल सेल में 8 होता है और एम सेल में 7। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं की सेल, एल सेल, एम सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इससे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम में आता है 12, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 282, की सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज इज सोन एज फॉलो। अब यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर 2 एटॉमिक स्पीसीज का दिया गया है नीचे। ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है, नाम दिया गया है उनके। प्रोटॉन उसमें एक्स में 6 पाए जाते हैं और वाई में भी 6। न्यूट्रॉन एक्स में 6 पाए जाते हैं और वाई में 8। ठीक है, स्टेट द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। अब हमें यहाँ पे एक्स और वाई का मास नंबर बताना है और
सो द रिलेशन बिटवीन टू स्पेसीज, और ये दो स्पीसीज है इनके बीच का रिलेशन बताना है, ठीक है। सबसे पहले मास नंबर, तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो फिर सबसे पहले अगर हमको मास नंबर ऑफ एक्स फाइंड करना है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर दिया है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12। फिर मास नंबर ऑफ वाई, तो यहाँ पे भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 6 और 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सॉरी, बोथ एक्स एंड वाई इज द सेम एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे जो एक्स और वाई है वो सेम एटॉमिक नंबर है, सो ये जो एक्स और वाई है वो क्या है, आइसोटॉप्स है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एल ऑर्बिट, ठीक है। अब यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, जिसका एलिमेंट एक्स है और उसके एल ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है कि हमें इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एक्स लिखना है, ठीक है, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखना है एलिमेंट एक्स का। दूसरा है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर बताना है एलिमेंट एक्स का। तीसरा है स्टेट वेदर, हमें ये बताना है कि जो एलिमेंट एक्स है वो मेटल है नॉन मेटल। और चौथा है कि हमें उसके वैलेंसी बतानी है एलिमेंट एक्स की, ठीक है। तो एलिमेंट एक्स का जो की सेल होगा, अब की सेल में उसके कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे कम वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो एल सेल तक पहुंचा यानी कि के सेल फुल हुआ होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था बोहर के अंदर कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी जो गिवन सेल होता है, अगर उसके अंदर तभी इलेक्ट्रॉन आएंगे जब तक उसके अंदर के सभी जो सेल्स होंगे वो फुल नहीं होंगे। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एल सेल में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हमें बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ड्रॉ किया हुआ है। एटॉमिक नंबर इसका 8 होगा, ये एक नॉन मेटल है, वैलेंसी इसकी कितनी होगी, -2, ठीक है। 5th नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे वैलेंसी -2 की होगी वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। 5th नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द सिंबल, अब यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है किसका, क्लोरीन का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 17 है और एटॉमिक मास 35 है। स्टेट हमें बताना है, ई द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो बताना है। बी मास नंबर बताना है इस एलिमेंट का। और सी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि एटम में पाए जाते हैं इस एलिमेंट के वो। और डी बताना है हमें फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेटिक कंपाउंड सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। तो ई होगा Z = 17, ठीक है। क्या पूछा गया था ई में पूछा गया था एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 17 होगा, जो कि हमें यहाँ पे दिया भी है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। बी है यहाँ पे मास नंबर बताना है एलिमेंट का, जो हमें दिया है 35, ऊपर देख सकते हैं आप क्लोरीन के ऊपर 35 है ना। तो फिर क्लोरीन का जो यहाँ पे मास नंबर है वो 35 है और मास नंबर को ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सी नंबर का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटम में कितने पाए जाते हैं इस एलिमेंट के, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें मास नंबर पता है कितना है, 35 है। और यहाँ पे हमें प्रोटॉन का नंबर भी पता है 17 है, और न्यूट्रॉन का नहीं पता है। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रॉन को सब्जेक्ट बनाएंगे और हमारा न्यूट्रॉन मिल जाएगा, 18 न्यूट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है। और डी जो है वो है NaCl, ठीक है। डी का क्वेश्चन क्या था, डी का क्वेश्चन ये था कि फॉर्मूला ऑफ अ कोऑर्डिनेटिक कंपाउंड विद सोडियम मेटल, अगर ये सोडियम मेटल के साथ बनेगा जुड़ेगा तो फिर कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो फिर NaCl बनेगा, ठीक है। Na यानी सोडियम और Cl यानी कि क्लोराइन। अब चैप्टर नंबर 9 में से पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और डिराइव करना है उसका मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन ध्यान देना कि इसके अंदर सभी पॉइंट्स ईजी है, हमने जो पढ़ा है सिर्फ वही है, सिर्फ इसमें हमें थियरी में लिखा हुआ है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से एक फोर्स से, ठीक है, जो कि प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रोडक्ट, उसके जो मास होते हैं उसके प्रोडक्ट से, ठीक है, वो उससे प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल क्या होता है तो वो भी आपको मुझे कमेंट बताना है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि इस तरफ की चीज़ बढ़ेगी तो सामने वाले की जो चीज़ होगी वो घटेगी, और प्रोपोर्शनल मतलब कि सामने वाली चीज़ अगर बढ़ेगी तो इस तरफ की चीज़ भी बढ़ेगी, है ना। तो फिर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो डिस्टेंस होता है वो दोनों के बीच का उसके स्क्वायर पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं दो ऑब्जेक्ट मैंने लिए हैं, एक ए है और एक बी है, इनके मास में एम दोनों का मास एम ही ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि डिस्टेंस डी पे लाई करते हैं। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन टू ऑब्जेक्ट बी एफ ई,
अब इनका जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा यानी कितने फोर्स से वो खींच रहे हैं उसको हम एफ मान लेते हैं। फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट का फोर्स कितना होगा, तो फिर वो होगा फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर से, तो हमने ये भी लिख दिया। ठीक है, ये इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दिया। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं और उससे हमने बताया कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, सॉरी फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है किससे, मास इनटू मास अपॉन में डी के स्क्वायर से। ठीक है, अब जब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल हटा रहे हैं तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगा रहे हैं या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लगा रहे हैं जी, और इक्वल टू में लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे जी क्या है, कांस्टेंट है, जी एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। अब यहाँ पे जो जी है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यानी कि फोर्स डी का स्क्वायर अपॉन में एम इंटू एम। यहाँ पे इसी फॉर्मूले से हमने जी की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, जी वैल्यू, अब जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻11 एन एम का स्क्वायर और के जी की पावर -2। ऐसा यूनिट होगी इसकी एन एम का स्क्वायर के जी की पावर -2। वैल्यू जी, वो जो है जी की जो वैल्यू है वो फाउंड किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ठीक है, काम की चीज़ नहीं है ये, हेनरी कैवेंडिश वाला आप स्किप कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन विच फैक्टर्स डज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी डिपेंड। अब कौन से फैक्टर पे ये जो चेंज होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जी का, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी की वजह से होती है वही होता है एक्सेलरेशन जो कि एक ऑब्जेक्ट को मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज अफेक्टेड बाय। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, ठीक है, एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी की वजह से हो रही है जिसको जी बोल रहे हैं, वो किससे अफेक्ट होता है, तो वो अफेक्ट होता है एल्टीट्यूड अबव द अर्थ सरफेस। वो अर्थ से कितनी ऊंचाई पे है, ठीक है, वो अर्थ के सरफेस से कितना अंदर है, डेप्थ पे है। ठीक है, द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का शेप कैसा है, और जो रोटेशनल मोशन है अर्थ का उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सभी चीज़ें। जी की वैल्यू, द जी वैल्यू डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट। अगर जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे ही जो जी की वैल्यू होगी वो घटेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट बढ़ती है तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, और जो जी होगा वो जीरो हो जाएगा इन्फिनिट डिस्टेंस पे अर्थ से। वैन द डिप्थ, जब जो डिप्थ होगा डी वो जीरो के बराबर हो जाएगा, तो जो वैल्यू होगी जी की एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से जी डैश की वो जी के बराबर होगी अगर वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे होती है तो। ठीक है, अगर वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे है तो फिर जो जी डैश की वैल्यू होगी वो जी के बराबर ही होगी। वैन द डिप्थ, अगर वो उसके रेडियस पे है यानी कि अर्थ के सेंटर पे है तो फिर जी डैश की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट पोल्स, और जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो पोल्स पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। सो अगर कोई पर्सन इक्वेटर पे, पोल्स पे, ठीक है, इक्वेटर से पोल्स पे जाता है तो फिर उसका जो वेट होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू भी कम हो जा रही है। द वैल्यू ऑफ जी इज मोर एट पोल्स, जो जी की वैल्यू है वो पोल्स पे ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आंसर करना है इन क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है कि फ्लूइड क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है हमें प्रेशर को जो कि एक फ्लूइड पे लग रहा है और जो प्रेशर जो कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है कि प्रेशर क्या है, उसका फॉर्मूला और ऐसा यूनिट लिखना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि कोई भी सब्सटेंस जो कि फ्लो करता है उसे हम फ्लूइड कहते हैं। बोथ गैसेस और लिक्विड जो है वो फ्लूइड है। एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट, अ फ्लूइड कैन ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स, जो फ्लूइड है वो उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है। देयर पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, और जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास पैक किए होते हैं। अ सॉलिड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ऑन विच इट इज प्लेस्ड, और जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है वो प्रेशर लगाता है कहाँ पे, जहाँ पे उसे रखा जाता है। ठीक है, हाउएवर व्हेन अ फ्लूइड इज कंटेन्ड इन अ वेसल, और जो फ्लूइड है जब उसे एक वेसल में कंटेन किया जाता है तो फिर उसका जो प्रेशर होता है वो बॉटम ऑफ द सरफेस पे लगता है
और उसके जो वेसल के वॉल्स पे भी लगता है, लेकिन ऐसा सॉलिड में नहीं होता। सॉलिड में हमने पढ़ा कि वो सिर्फ वहीं लगता है जहाँ पे उसे रखा जाता है, ठीक है, सब प्रेशर नीचे की तरफ जहाँ रखा गया है। लेकिन फ्लूइड में वो वेसल की जो वॉल होती है उस पे भी लगती है और बॉटम पे भी लगती है। सेकंड क्वेश्चन था कि भाई प्रेशर का फॉर्मूला लिखना था और ऐसा यूनिट लिखना था, ठीक है। तो फिर प्रेशर की डिफाइन है कि जो थ्रस्ट है वो पर यूनिट एरिया लग रहा हो सरफेस पे, उसे हम कहते हैं प्रेशर, ठीक है। थ्रस्ट क्या होता है? तो थ्रस्ट होता है फोर्स परपेंडिकुलर। फोर्स अगर परपेंडिकुलर लगता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे तो उसे हम थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स परपेंडिकुलर एरिया होता है, लेकिन फोर्स अपॉन एरिया भी हम कह सकते हैं, ठीक है। थ्रस्ट अपॉन एरिया भी होता है, क्योंकि थ्रस्ट मतलब ही होता है फोर्स परपेंडिकुलर। और ऐसा यूनिट होता है पास्कल, पीए, या तो फिर एन अपॉन में एम का स्क्वायर, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताना है और उसके 3 एप्लीकेशन बताना, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली, अब कोई भी एक बॉडी अगर वो पूरा या आधा फ्लूइड में है, इफ एक्सपीरियंसेस एनी अपवर्ड फोर्स, और अगर वो कोई अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि उसके वेट के बराबर होता है, फ्लूइड के वेट के बराबर होता है, जितना पानी उसने हटाया होता है, ठीक है, उसके बराबर होता है, उसी को हम कहते हैं आर्किमिडीज का यही प्रिंसिपल था। इन डिजाइनिंग शिप्स, अब शिप्स को डिजाइन करने में और सबमरीन्स को डिजाइन करने में इसका यूज किया जाता है। लैक्टोमीटर्स यूज टू डिटाइन, लैक्टोमीटर का यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए मिल्क के सैंपल की प्योरिटी को। हाइड्रोमीटर का यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए लिक्विड की डेंसिटी को पता लगाने के लिए, हाइड्रोमीटर का यूज होता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, साइंटिफिक रीजन देना है। इट इज डिफिकल्ट टू इंसर्ट अ ब्लड स्नेल इनटू वुड। अब एक ब्लड स्नेल को वुड में डालना क्यों इतना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। द एरिया ऑफ द ब्लंट एंड, अब यहाँ पे जो ब्लंट घिसा हुआ जो नील होता है ना, उसका जो एंड होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, मोर देन दैट ऑफ द शार्प ऑफ एंड ऑफ द नील। जो नेल की जो एंड होती है वो जितनी शार्प होती है ना, उससे ज़्यादा एरिया होता है ब्लंट एंड का, यानी कि जो ब्लंट एंड होती है उसकी वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होती है, शार्प नेल के करते, ठीक है। एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर फॉर गिवन वैल्यू, अब जैसे कि जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का वो ज़्यादा होता है, जो भी वैल्यू है फोर्स की, द प्रेशर ऑन इट इज लेस, इसके लिए उसका जो इसके ऊपर जो प्रेशर लगता है वो कम होता है। थर्स द प्रेशर प्रोड्यूस्ड, इसी वजह से जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है ब्लंट एंड की वजह से वो कम होता है, और हैंस डिफिकल्ट हो जाता है ब्लंट नेल को वुडन ब्लॉक में डालना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो प्रशांत है वो खरीदता है कुछ ग्राम ऑफ गोल्ड एक पोल से, ठीक है, कहाँ से? पोल से लेता है। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड के इंस्ट्रक्शन से। his hand over the same when the meets he meets his friend Bharat at the equator based on the above fact answer the following question, ठीक है। अब यहाँ पे उसका दोस्त भरत इक्वेटर पे खड़ा है, अब क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एट what प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मिनिमम, अब कौन से प्लेस पे अर्थ के सरफेस पे जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो कम होता है, तो इक्वेटर पे कम होता है। अब भरत जो होगा वो एग्री होगा वेट ऑफ गोल्ड से जो उसको दिया जाएगा, तो नहीं। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि वो इक्वेटर पे है और इक्वेटर पे कम बताता है, ठीक है। और इसने कहाँ से लिया था? पोल से लिया था। तो फिर अगर भरत को 1 किलो गोल्ड चाहिए होगा तो फिर उसने पोल से लिया था, तो फिर उसको 1 किलो से कम मिलेगा गोल्ड, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो फिनिश होता है और पूरा का पूरा साइंस की असाइनमेंट भी फिनिश होती है।